हे, आई एम विवेक। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ा और हमने ये पाया कि क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को के कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एट दैट टाइम हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए मेनली दो फॉर्मूले थे। फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास रेले-जीन्स लॉ, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ पे फेल कर रहा था। शॉर्टर वेवलेंथ पे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी, विच इज़ नोन एज द अल्ट्रावोलेट कैटास्ट्रॉफी और द रेले-जीन्स कैटास्ट्रॉफी। और सेकंड फार्मूला हमारे पास था, दैट इज़ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि हमारे पास लार्जर वेवलेंथ के लिए फेल कर रहा था। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स हमें कंप्लीट पिक्चर नेचर की नहीं बता रहा। एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे माइक्रो फिजिकल फिनोमेनास थे जो कि क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दैट फिनोमेनास वर photoelectric effect, second is atomic stability and atomic spectra. In order to explain this phenomena, we require a new theory, new framework, और यहाँ पर एंट्री होती है मैक्स प्लैंक्स की। मैक्स प्लैंक्स ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, जिसने ना केवल ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉब्लम को सॉल्व करा, बट हमारे लिए क्वांटम मैकेनिक्स के दरवाजे खोल दिए, विच लेड द फाउंडेशन फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। रेले-जीन्स लॉ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ द क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है, जिसका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो नंबर ऑफ मोड्स को बताता है, और सेकंड टर्म्स दैट इज kT वो हमें एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं कि हर एक ऑसिलेशन या फिर हर एक ऑसिलेटर के पास जो एवरेज एनर्जी होगी वो kT होगी। मतलब यहाँ पर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पर एनर्जी कैसी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लैंक्स ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास और इस कैविटी के अंदर एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास म्यू है, तो जो इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी सम कांस्टेंट टाइम म्यू, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नोन एज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, हुज वैल्यू इज 6.63 × 10⁻⁻34। तो कोई भी ऑसिलेटर एनर्जी को एमिट या अब्जॉर्ब करेगा वो डिस्क्रीट होगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ओके। और हर एक पैकेट की एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एन एच म्यू, और यहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर होगा, n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास n की वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास कॉन्टिन्यूस एमिशन और अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। ठीक, द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एन एच म्यू टेल अस कि हमारे पास जो एनर्जी है वो केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से हमारी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द इक्विपार्टीशन थ्योरम ऐसे बहुत ही कम ऑसिलेटर होंगे कि बस इतनी हाई एनर्जी होगी। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कैरिड आउट बाय द लो फ्रीक्वेंसी वेव। हमने देखा कि हमारे पास अगर कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर म्यू है तो उसकी एनर्जी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एच म्यू लिख सकते हैं, और एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रेडिएशन हो तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं एच म्यू 1 एच म्यू 2 एंड सो ऑन। हम इसकी एवरेज एनर्जी निकालना चाहे, एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, तो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके जो हमारे पास एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर होगी वो कुछ इस प्रकार से हो। अगर हम इसको नंबर ऑफ मोड्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट द एनर्जी डेंसिटी, और ये जो एक्सप्रेशन है दैट दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का ग्राफ बनाते हैं तो ये एग्जैक्टली हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के साथ मैच कर जाएगा। तो मज़े की बात तो यहाँ पर यह है कि मैक्स प्लैंक्स ने केवल फार्मूला को समझाने के लिए, फार्मूला को देने के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का तुक्का लगा दिया, बट जाने अनजाने में उन्होंने हमारे लिए क्वांटम मैकेनिक्स के डोर्स को खोल दिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।